स्वागत है आपका हमारे जीएमडी कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग बैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी हमने जाना कि बैंक कैसे आया पहले वाले पार्ट में, दूसरे वाले पार्ट में मतलब आज भारत में बैंकिंग व्यवस्था कैसे आई, कैसे इसका जीर्णोद्धार हुआ, तो उसको जानने के लिए हम आपको थोड़ी सी कहानी बताने जा रहे हैं। हम सभी को पता है कि हमारे यहाँ डच आए, पुर्तगाली आए और डेनिश आए, अंग्रेज आए, तो सब आए थे, सब यूरोपीय आए थे। यूरोप में पहले इटली में बैंकिंग व्यवस्था हो चुकी थी, तो उनको इन सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी थी। बैंकिंग उधार लेकर के या कहीं पैसा फालतू पैसा जमा करके रखे रहो, किसी को उधार देकर उससे ब्याज कमाना, ये सब चीज़ें हो रही थी। वो लोग पहले से अभ्यस्त थे। जब हमारे भारत में आए तो उनको ये इस तरह की संस्था का जो है जरूरत पड़ी, तो उन्होंने भारत में 1770 ईस्वी में सबसे पहले कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की। किसकी स्थापना की? भारत में 1770 ईस्वी में पहला बैंक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, मतलब यूरोपियों के द्वारा भारत में 1770 ईस्वी में कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की उन्होंने। ठीक है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई अंग्रेजों द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। फिर उसके बाद 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीन बैंकों की स्थापना क्रम वाइज किया। पहले 1806 में बैंक ऑफ बंगाल का, फिर 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे का, फिर 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास का स्थापना किया इन्होंने। ठीक है, और जैसे जैसे समय बीतता गया, सने जैसे जैसे समय बीतता गया, 27 जनवरी 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। कौन? ये तीनों बैंकों को मिला करके क्या किया गया? एक बड़ा बैंक बनाया गया जिसका नाम था 27 जनवरी को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका नाम दिया गया। कब? 27 जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। फिर यह सबसे बड़ा बैंक था भारत का उस समय का। तो क्या हुआ, जब हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उसके बाद 1955 में 1 जुलाई 1955 के दिन क्या किया गया? इसको भारतीय सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण करके, किसका राष्ट्रीयकरण करके? बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके भारत सरकार ने इसे क्या बना लिया? इसे एसबीआई बना लिया, अपने यहाँ का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना लिया। अब सुनिए, राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है कि सरकार का जो शेयर होगा बैंक में वो बैंक हो या कोई भी संस्थान हो, उसमें 51% भारतीय सरकार का या 51% से अधिक जब सरकार का शेयर हो जाता है तो उस चीज का वो राष्ट्रीयकरण हो जाता है। तो देखिए 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण कर एसबीआई बना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना लिया गया। तो अब ये चीज आपको नोट करना है तो नोट करिए। 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। 1881 ईस्वी में अवध बैंक की स्थापना हुई, जहां पे कुछ भारतीयों का इसमें कुछ योगदान था। कुछ भारतीय इसमें भी थे, मतलब इसके पहले जितने बैंकों की स्थापना हुई, जैसे बॉम्बे का, मद्रास वाला हो या कलकत्ता वाला, इसमें किसी भारतीय का कोई योगदान नहीं था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा संचालन उसका होता था। लेकिन 1881 ईस्वी में अवध बैंक की स्थापना हुई, जहां पे कुछ भारतीयों को क्या मिला? मौका मिला, और वहां पे कुछ भारतीय इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी जमा पाए। 1895 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई, जिसमें निदेशक मंडल में कुछ भारतीय थे। निदेशक मंडल में यहाँ पे बहुत अच्छी संख्या में इसमें 1895 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई, जिसमें भारतीय थे। ठीक है, भारतीय निदेशक मंडल में थे। और जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई तो इसमें तो सारा स्वामित्व से लेकर के निदेशक मंडल तक सब कुछ सब भारतीय थे। तो आप लोगों को
ये देखिए आप लोग ये समझ रहे होंगे 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना, 1881 में अवध बैंक की स्थापना, जिसमें कुछ भारतीयों की हिस्सेदारी, कुछ भारतीयों द्वारा इसमें निदेशक मंडल में शामिल होना। 1895 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना, जिसमें सारा निदेशक मंडल मतलब बैंक चलाने का सारा कार्यभार भारतीयों द्वारा किया गया। लेकिन जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसमें मेहता जी आपके इसके निदेशक मंडल थे, चीफ थे। आइए आज देखते हैं फिर से अभी चर्चा कर लेते हैं कि आरबीआई कैसे है, जो बैंकों का बाप है, जो सारे बैंकों को एकदम दबा के रखता है ना। तो देखिए 1926 ईस्वी में यंग हिल्टन कमीशन द्वारा एक प्रोफार्मा पेश किया गया कि एक बैंकों का बैंक होना चाहिए जो सारे बैंकों का संचालन करे। ये इसलिए बताया इन्होंने, कहा कि ऐसा है, देखिए छोटे छोटे बैंक हैं सब खोल रहे हैं, जहाँ डिपॉजिट ज्यादा हो जा रहा है बैंक बंद करके फरारगिरी करके भाग जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे एक बच्चों का परिवार चलाने के लिए, एक परिवार चलाने के बाप की जरूरत होती है, वैसे ही बैंकों को चलाने के लिए एक बाप की जरूरत थी, जिसका नाम है आरबीआई। क्योंकि बेटे जब बाप नहीं होता है ना, तो बेटे सुट्टा और दुपट्टा दो चक्कर में कहानी उनकी खत्म हो जाती है। तो इसी तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 1934 ईस्वी में आरबीआई अधिनियम पास हुआ कि ठीक है भाई अब किया जाएगा। 1926 में कहा गया तो नहीं माने, जबकि हमारे पास डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी यह बात बहुत पहले कह चुके थे। बहुत पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि इन बैंकों का संचालन के लिए एक बैंकों का बाप होना जरूरी है, एक संचालक वाला बैंक होना चाहिए। तो 1934 में इन अंग्रेज छट्टों को एहसास हो कि हाँ यार सही बात कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं हम कर देते हैं। 1934 में आरबीआई अधिनियम पास करके 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किए। ठीक है, और 1 जनवरी जब भारत हमारा आजाद हुआ, 1 जनवरी 1949 ईस्वी में आजादी के बाद पहला बैंक बना आरबीआई, जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो राष्ट्रीयकरण अभी 14 बैंक का, फिर 6 बैंक का होगा, इसके बाद होगा जो भी होगा। क्योंकि देखिए पहले तो जो बड़ा बैंक है, जो सबका बाप है, उसका राष्ट्रीयकरण किया जाए ना, इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाएगा। तो ये बताएगा मानक क्या क्या रखा जाए, तो उसके अकॉर्डिंग और जो भी राष्ट्रीयकरण हो गए उनका किया जाएगा, और बैंक को किया जाएगा। तो ये समझ में आया। मार्च 1949 में इसके अधिनियम में, ये 1934 आरबीआई अधिनियम में कुछ संशोधन करके इसके अधिकारों को और बढ़ा दिया गया। 2013 में तो एकदम से बढ़ा दिए हैं कि आओ एकदम और बढ़िया हो गया, जैसे मन करे वैसे बैंकों को हैंडल करो। तो अभी अगले वाले वीडियो में, अगले पार्ट में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि कौन कैसे अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक कौन सा होता है, कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगले वाले पार्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।